राष्ट्रीय शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद SCRT पटना में आपका स्वागत है बच्चों। एक बार फिर से हम लोग क्लास 11 के बायोलॉजी में चैप्टर 14 ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसको रेस्पिरेशंस बोलते हैं, इसका अध्ययन कर रहे थे बच्चों। और हम लोगों ने शुरुआती परिचय में बहुत सारी चीज़ों को जाना था। आज हम लोग अब ब्रीदिंग के चरण को भी जानेंगे और उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम चित्र देखते हैं कि रेस्पिरेशंस में कैसे हमारे शरीर के अंदर ये रेस्पिरेशन की क्रिया होती है। तो देखो बच्चों, इस चित्र में देखो बच्चों, इस चित्र में आपको बहुत साफ से दिखाई पड़ रहा है कि ये आपकी नेजल कैविटी है। इसके नीचे ओरल कैविटी है, आपको दिखाई भी पड़ रहा है नेजल कैविटी, ओरल कैविटी। उसके बाद जो आगे जो नली गई है, इसको फेरिंग्स बोलते हैं बच्चों। आपको दिख रहा है 3rd नंबर पे, ये फेरिंग्स दिख रहा है। और फेरिंग्स से नीचे लैरिंग्स का पोर्शन है। फेरिंग्स से नीचे लैरिंग्स का पोर्शन है और उसके नीचे ट्रैकिया है। जो ट्रैकिया जो होता है वो पाइप की तरह है, उसमें एयर जाता है और वो पैसेज है। कैसे ये जैसे है, ये आपको दिख रहा है ट्यूब की तरह, इसी तरह से ये ट्रैकिया का स्ट्रक्चर है। इसके बाद आपको राइट लंग दिख रहा है और इधर लेफ्ट लंग दिख रहा है। और लंग्स के अंदर बहुत सारे पोर्शंस हैं, जैसे ब्रोंकस है, मोटा मोटा जो बटा है, और उससे जो उससे जो बटा है वो ब्रोंकियोल, और फिर अंत में वो एल्वलाई में आके ये एयर आके जमा होता है। तो इस स्ट्रक्चर में आपको मोटा मोटी चीज़ ये पता चला कि आपने नाक से जो एयर लिया वो एयर कहाँ आया, आपके फेरिंग्स में आया। फेरिंग्स जंक्शन है किसका, ओरल कैविटी और नेजल कैविटी का जंक्शन है, जहाँ दोनों का मिलान होता है। और यही फेरिंग से फिर एयर नीचे लैरिंग्स में जाती है। और लैरिंग्स आपका साउंड बॉक्स है। जो हमारे साउंड निकलते हैं ये लैरिंग्स के ही कारण होते हैं। और चिड़ियों में, बर्ड्स में लैरिंग्स नहीं होते, वहाँ सिरिंग्स बदल जाते हैं, उसको हम सिरिंग्स बोलते हैं। और वो चिड़ियाँ हम लोग की तरह से शब्दों का उच्चारण नहीं करती, वो चूचू चूचू वो करती हैं, तो वहाँ उनका सिरिंग्स होता है। और हमारे शरीर में जो है ये लैरिंग्स का पोर्शन है, जिसको हम लोग वॉइस बॉक्स भी बोलते हैं, साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। अच्छा ठीक है, इतना बच्चे समझ गए। इसके नीचे जो पाइप है वो बच्चों ट्रैकिया है। ट्रैकिया ऐसी नली है जो कि कोलैप्स नहीं होती है। इस पर क्या कहते हैं, कॉटिलेज के स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि उसको एयर जैसे कि कोई पाइप में जाएगी तो क्या होगा, वो पाइप सिकुड़ सकता है ना। और कभी कभी बहुत तेज़ी से यदि पाइप में एयर जाए तो वो क्या है कि फूल सकता है। तो इससे ही बचने के लिए ट्रैकिया के ऊपर कॉटिलेज के स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि इसको सिकुड़ने या फूलने से नहीं देते, और वो अपने ट्रैकिया वैसे ही बनी रहती है। अब आइए, राइट लंग्स है और लेफ्ट लंग है, दोनों में ही जो एयर आया तो वो कहाँ आया, ब्रोंकस से ब्रोंकियोल में, और ब्रोंकियोल के बाद एल्वलाई में। तो एल्वलाई क्या है, गुब्बारा जैसी सतह है, गुब्बारा जैसा स्ट्रक्चर है, बैलून जैसा स्ट्रक्चर है, जिसमें हवा आके जमा होती है, और वहीं पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज भी होता है। तो ये चित्र में बच्चों आपने मोटा मोटी हमारे अंदर का जो सिस्टम है रेस्पिरेशन का, इसको आपने समझा। अब इसके बाद और हम लोग दूसरा चित्र देखते हैं बच्चों, उसमें भी और बहुत सारी बातें आपको समझ में आएंगी। तो इस चित्र में देखो बच्चों, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है आपका। इसमें और थोड़ी सी अच्छे से आपको समझाया जा रहा है कि आपका ये आपका नोज है, नोज के अंदर अंदर नेजल कैविटी है, और इसके ऊपर नेजल कैविटी के नीचे में फेरिंग्स का पोर्शन है। फेरिंग्स का पोर्शन जो आपको दिखाई पड़ रहा है बच्चों, साफ साफ देखिए। और फेरिंग से जस्ट नीचे बच्चों देखो लैरिंग्स का पोर्शन है, बहुत साफ साफ ये है आपका ह्यूमन का ये स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है। और उसके बाद ये ट्रैकिया है, और ट्रैकिया के बाद जो अभी तक आपको ये राइट लंग के अंदर एल्वलाई का जो पोर्शन था, अभी आपने जो मैंने बताया था कि ये बैलून जैसा स्ट्रक्चर है, गुब्बारे जैसा स्ट्रक्चर है, ये फूलता है और ये
लंग्स के अंदर का सरफेस एरिया को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देता है। मतलब लंग्स छोटा है लेकिन उसमें बहुत सारा एयर उसमें जमा होती है। क्यों? क्योंकि वो जो एल्वलाई है गुब्बारा, वो छोटे छोटे बैलून की तरफ फूल जाते हैं, तो उसमें एयर जाके ज़्यादा, उसको वायु कोष्ठिका भी बोलते हैं बच्चों। तो इस तरह से आप क्या क्या देख लिए बच्चों? आपने यहाँ देख लिया कि नोज देखा, नेजल कैविटी देखा, फेरिंग्स देख लिया, लैरिंग्स नीचे देख लिया, ट्रैकिया देख लिया, और फिर नीचे में आपने ट्रैकिया के बाद जो मोटी नली बटी दोनों ओर, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग दोनों ओर बटी, उसको ब्रोंकस, सबसे पहले ब्रोंकस में बटा, फिर ब्रोंकस फिर आगे फिर बढ़ता है शाखाओं में, जिसको ब्रोंक्यूल बोलते हैं बच्चों। और ब्रोंक्यूल के बाद अंत में वो बैलून जैसा स्ट्रक्चर हर ब्रोंक्यूल के बाद ये रहता है, जिसको वायु कोष्ठिका भी बोलते हैं बच्चों। और नीचे में देख रहे हो आप कि ये डायफ्राम है, जो आपको वक्ष गुहा और उदर गुहा को सेपरेट करता है, अलग अलग करता है। डायफ्राम क्या है बच्चों? मस्कुलर स्ट्रक्चर है, और ये थोड़ा डोम शेप का ऐसे इस स्ट्रक्चर में रहता है। और इसके जो ये जो स्ट्रक्चर है, इसमें ऊपर नीचे ये करता है मस्कुलर। तो इससे क्या है कि एयर अंदर जाने में मदद मिलती है और बाहर एयर को निकालने में भी ये मदद करता है डायफ्राम। तो इस फोटो में बच्चों आप लोगों ने बहुत साफ साफ देख रहे हैं कि आपको एल्वलाई, जिसको वायु कोशिका बोलते हैं, पूरे लंग्स में भरे हुए हैं, और इसके अंदर पूरी हवा हमारे फेफड़े के अंदर जमा होती है। जब हम लोग सांस लेते हैं बच्चों, तो ये एयर जाती कहाँ है जानते हैं? इसी एल्वलाई के अंदर, इसी वायु कोशिका के अंदर बच्चों। तो इसी में एयर जाके जमा होती है, और फिर हम लोग जब निकालते हैं तो एल्वलाई से फिर हवा बाहर निकल जाती है। इसके बाद बच्चों एक और चित्र है, उसको भी आप लोग देखिए। इसमें भी आप लोग को और रेस्पिरेटरी सिस्टम का आपको चित्र समझ में आएगा कि कैसे हम लोगों में स्ट्रक्चर है। देखो बच्चों, इसमें थोड़ा और पास से देखिए लिया हुआ है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो इसमें आपको देखिए दिख रहा है ट्रैकिया दिख रहा है ना? ट्रैकिया दिख रहा है, हार्ट है बगल में, कोई बात नहीं, हमको उससे मतलब नहीं। अभी हमको मतलब है नीचे डायफ्राम, और ऊपर जो ट्रैकिया जो बटा ब्रोंकस से बटा, और फिर वो जो एल्वलाई है वो मैं दिखाना चाह रहा था कि ब्रोंकस और उसके बाद ब्रांकियोल, और जो एल्वलाई है देखिए किस तरह से बैलून की तरह छोटे 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 अंगूर के गुच्छे के समान ये बहुत पूरे पूरे फेफड़े में फैला रहेगा। और यहीं पे देखिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, और यहीं पे हवा भरी होती है इसमें। तो हमारा जितना एल्वलाई में जितने वायु प्रवेश करेगा, या जितना मैं वायु को रख सकूंगा अपने एल्वलाई में, उतना ही मैं एनर्जी प्राप्त कर सकता हूँ, ऊर्जा प्राप्त कर सकता हूँ। तो ये स्ट्रक्चर है। आप देख लो बच्चों, इसमें पल्मोनरी आर्ट्रियोल है, पल्मोनरी वेन्यूल है, वो कैसे ब्लड को ले जाता है वो वाली स्ट्रक्चर मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ पे आप लोग साफ साफ एल्वलाई के स्ट्रक्चर को देख लो, जिसको वायु कोष्ठिका बोलते हैं। इस तरह से बैलून का शेप का होता है। तो अब हम लोग बच्चों आगे देखते हैं कि कैसे अब हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब आप लोगों ने चित्रों को देख लिया, अब इसके बाद हम लोग इसकी क्रियाविधि को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम लोग बच्चों आगे श्वसन के इसके तरीके को समझने का प्रयास करते हैं। क्योंकि आप लोगों ने अब तक चित्रों को देख लिया, तो अब हम लोग श्वसन के चरणों को समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों देखो, श्वसन में निम्नलिखित चरण सम्मिलित हैं। पहला क्या है बच्चों? श्वसन या फुसफुसी संवातन, जिसमें वायुमंडलीय वायु अंदर खींची जाती है और CO2 से भरपूर कूपिका की वायु को बाहर मुक्त किया जाता है। तो ये पहला कार्य है, इसको मैं अभी बताता हूँ बच्चों। पहले इसको और देख लीजिए, इसके बाद क्या होता है। इसके बाद कूपिका झिल्ली के आर पार गैसों का ऑक्सीजन और CO2 का विसरण होता है, दूसरा काम। और इसके बाद क्या होता है? रुधिर तथा गैसों का परिवहन होता है, जिसको हम लोग अभिगमन भी बोलते हैं बच्चों। और इसके बाद रुधिर और उत्तकों के बीच ऑक्सीजन और CO2 का विसरण होता है, चौथा स्टेप। और फिर पांचवा स्टेप में बच्चों अपचयी क्रियाओं के लिए कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है, और उसके फलस्वरूप CO2 को उत्पन्न
होता है। अब इसको बच्चों अच्छे से समझो। देखो पहले क्या है, जब आपने श्वसन की क्रिया किया अपने नोज से, तो मैंने अभी बताया कि आपने वायुमंडल की ही वायु अपने अंदर लेते हैं। क्या किया, वायुमंडल की वायु को अपने अंदर खींचा, तो ये इसमें ऑक्सीजन है, वो क्या हुआ, ऑक्सीजन और CO2 दोनों है। ये जातीय का हमारे कुपिका के अंदर गई, जो अभी मैंने बताया, कुपिका के अंदर गई, और बाहर, और वायु को बाहर भी हम लोग मुक्त करते हैं कब, जब हम लोग सांस को छोड़ते हैं। यही तो होता है नेचुरल क्रिया, एक बार लेते हैं और थोड़ी देर बाद छोड़ते हैं। तो इसको इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन जिसको आप लोग कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये वाली क्रिया हुई। फिर इसके बाद क्या किए, अब जब आपके फेफड़े में ऑक्सीजन या वायु कहिए चली गई, तब क्या होता है, कुपिका झिल्ली के आर पार गैसों का, ऑक्सीजन और CO2 का विसरण होता है। देखिए, जो कुपिका झिल्ली मैंने अभी बताई थी बहुत पतली है, वहाँ पर डिफ्यूजन की क्रिया है और वहाँ पर गैसों का एक्सचेंज होता है, तो वहाँ पे ऑक्सीजन को सोखने का काम किया जाता है, क्योंकि यही ऑक्सीजन हमारे लिए ज़रूरी है। और ये खींचता कौन है, ये फेफड़ा खींचता है, फेफड़े के अंदर एल्वेलाई वायु कोशिका ही खींचता है, और वहाँ पर ऑक्सीजन और CO2 का विसरण होगा। ऑक्सीजन लिया जाएगा और CO2 को निकाला जाएगा। वो अलग अलग वायुमंडलीय प्रेशर के कारण ऐसी ये संभव होता है। इसके बाद फिर क्या होता है, रुधिर द्वारा गैसों का परिवहन। अब जब यहाँ पर कुपिका में ये गैस को, जब ऑक्सीजन को ले लिया जाता है, तब अब क्या है, यहाँ पर ब्लड की नलिकाएं हैं, आर्टरी और वेन्यूल दोनों हैं। अब ये आर्टरी और वेन्यूल में ब्लड में ऑक्सीजन और CO2 दोनों ही मिलेगा। तो इसी को बोलते हैं कि रुधिर और गैसों का यहाँ पर परिवहन अब शुरू होगा। तो यहाँ पर इसके बाद ये गैसों का अभिगमन चालू हो जाएगा। तो अभिगमन जब चालू होगा, तो इसके बाद क्या होगा, रुधिर और ऊतकों के बीच ऑक्सीजन और CO2 का विसरण होगा। तब इसके बाद ये जो ब्लड है, ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये हमारे टिश्यू को मिलेगा, टिश्यूओं को मिलेगा, हमारे ऊतकों को मिलेगा, और हमारे ऊतकों को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की बहुत ही ज़रूरत है। तो ये हमारे ऊतकों को मिलेगा। इसके बाद पांचवी क्रिया में अपचयी क्रियाओं के लिए कोशिकाओं द्वारा ऑक्सीजन का उपयोग होगा, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी कैटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, अपचयी क्रियाएं हो रही हैं। उसमें क्या हो रहा है कि हमारे ऊतकों को ऑक्सीजन चाहिए, तो वो ऑक्सीजन जो अभी आया है फेफड़े के द्वारा, वो ऑक्सीजन यहाँ ऊतकों में ले लिया जाएगा, और उसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि ऑक्सीजन लिया जाता है, लेकिन CO2 ऊतक जो है वो CO2 को निकालते हैं। तो अब इस CO2 को फिर उल्टा उसी में फिर ब्लड के माध्यम से वो फिर निकाला जाता है, वो हार्ट में आएगा, फिर हार्ट से फिर फेफड़े में आएगा, और फिर फेफड़े से हम लोग एक्सपिरेशन वाली क्रिया से हम लोग ये CO2 को निकाल देंगे। तो इस तरह से बच्चों ये श्वसन में निम्नलिखित ये 5 चरण के द्वारा ये संभव होता है। फिर अगले स्लाइड में हम लोग देखते हैं बच्चों कि जो श्वसन की क्रियाविधि है, इसमें जिसके द्वारा फुसफुसी वायु को बाहर मुक्त किया जाता है, मैंने बताया ना एक्सपिरेशन में हम लोग अपने वायु को बाहर निकालते हैं। तो वायु को फेफड़ों के अंदर ले जाने के लिए फेफड़ों एवं वायुमंडल के बीच दाब प्रवणता निर्मित की जाती है। जी, अभी मैं बताता हूँ। श्वसन में 2 चरण सम्मिलित हैं, अंतःश्वसन जिसको श्वासन कहते हैं, जिसके दौरान वायुमंडलीय वायु को अंदर खींचा जाता है, और दूसरा है निःश्वसन, जिसमें वायु को बाहर निकाला जाता है। तो इसको बच्चों समझ लो, जो वायु है, जो फुसफुसी वायु को बाहर जब मुक्त करते हैं या अंदर लेते हैं, तो ये जो अंदर और बाहर वायु को फेफड़े के अंदर ले जाना और फिर बाहर निकालना, ये होता है, कैसे होता है बेटा, ये होता है फेफड़ों और वायुमंडल के बीच दाब प्रवणता है। वो दाब का अंतर है कि जब ये दाब ज़्यादा से कम की ओर गैसों का प्रवाह करती है डिफ्यूजन की क्रिया में, तो यही दाब का प्रवणता है फेफड़े और वायुमंडल के बीच के अंतर के कारण ये गैसों का एक्सचेंज संभव हो पाता है। और इसमें ये भी बच्चों आप लोगों ने जाना कि इस श्वसन की क्रिया में 2 चरण हैं। एक है हम लोग पहले इनहेल करते हैं, जिसको अंतःश्वसन कहते हैं, श्वासन कहते हैं, और इसमें वायुमंडलीय वायु को अंदर लेते हैं। और दूसरी क्रिया है निःश्वसन, जिसको एक्सपिरेशन कहते हैं, और इसमें हम लोग अपने अंदर की वायु को बाहर निकालते हैं, जिसको निःश्वसन कहते हैं।
तो और फिर देखते हैं हम लोग आगे श्वसन की क्रियाविधि में। अंतः श्वसन तभी हो सकता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़ों की वायु का दाब कम हो। एकदम याद रखना बच्चों, अभी मैं इसको समझाता भी हूँ। अर्थात फेफड़ों का दाब वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष कम होता है। गुड। इसी तरह निःश्वसन तब होता है जब अंतर फुसफुसी दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, उल्टा। अभी मैं इसको समझाऊंगा भी। डायफ्राम और एक विशिष्ट पेशी समूह पसलियों के बीच स्थित वाय एवं अंतरापर्शक, जिसको इंटरकोस्टल्स, इस तरह की प्रवणताएं उत्पन्न करते हैं। अंतःश्वसन डायफ्राम के संकुचन से प्रारंभ होता है, जो अग्रपश्य अक्ष एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वक्ष गुहा का आयतन बढ़ा देता है। इसको बच्चों समझो पहले। देखो, अब तुम अंतःश्वसन की क्रिया किए क्या किए, इसमें क्या हुआ, वायुमंडलीय दाब से, वायुमंडल का जो दाब है, जो तुम्हारे फेफड़ों की वायु के दाब से, उस तुम्हारा फेफड़े का जो वायु दाब है वो कम है। उसमें शुरू में वायुमंडलीय दाब ज्यादा है, तो इसमें क्या है, अर्थात फेफड़ों का दाब वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष कम है। ठीक है। तो अब देखो, जब बाहर का वायुमंडलीय दाब ज़्यादा है, फेफड़े के अंदर कम है, तो आपको पता है कि विसरण क्रिया में, डिफ्यूजन क्रिया में क्या होता है, हायर से लोअर की ओर गैसों का एक्सचेंज होता है। तो इसमें क्रिया में क्या होगा, अंतःश्वसन में वायु का प्रवेश आपके शरीर के अंदर हो जाएगा। अब इसका उल्टा करो, इस तरह निःश्वसन में क्या होगा, एक्सप्रेशन में क्या होगा, अब उल्टा हो जाएगा। अंतर फुसफुसी दाब का वायुमंडलीय दाब से अधिक होगा। अब अंदर का वायुमंडलीय दाब, जो अंदर का जो दाब है, फुसफुसी दाब है लंग्स के अंदर का, वो ज़्यादा दाब हो जाता है वायुमंडलीय दाब से। तो इससे क्या होगा, वो अंदर से जो गैस है वायु, वो बाहर में निकल आती है, तो ज़्यादा से कम हो गया। तो ये डिफ्यूजन की क्रिया, विसरण की क्रिया, इस तरह से गैसों का एक्सचेंज होता है। एक चीज़ जाने। अब इसके बाद और भी आप जानिए, डायफ्राम और एक विशिष्ट पेशी समूह पसलियों के बीच स्थित होता है। अब आपको मैंने बताया था कि डायफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो वक्ष गुहा और उदर गुहा के बीच में पाया जाता है हमारे, और यही डायफ्राम हम मैमल्स का ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है बच्चों, कि हर मैमल में ये डायफ्राम होता है। गाय हो, बकरी हो, जो भी मैमल हैं उनमें ये डायफ्राम पाया ही जाएगा। तो ये आप कैरेक्टर जानते ही हैं, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है। और डायफ्राम क्या करता है, डायफ्राम और साथ ही साथ जो रिब्स के ऊपर ये जो पसलियां हैं, जो पसलियों के ऊपर अंतरापर्शक इंटरकोस्टल मसल्स हैं, रिब्स के ऊपर भी मसल्स हैं और रिब्स के अंदर भी मसल्स हैं। वो क्या करते हैं, एक तरह का प्रवणता उत्पन्न करते हैं, खिंचाव पैदा करते हैं। इससे क्या होता है बच्चों, कि अंतःश्वसन डायफ्राम के संकुचन से प्रारंभ होता है। देखो, जो डायफ्राम ये है, ये डोम शेप ऐसा होता है शुरू में। अब ये क्या, इसमें संकुचन प्रारंभ हुआ, तो क्या हुआ, ये जैसे ये ऐसे होने लगा। तो जो ही ये फ्लैट होने लगा, तो इसका जो है, जो कैविटी है उसका साइज बढ़ जाएगा, वो नीचे आएगा। तो उसमें क्या कि एयर लंग्स के अंदर चल जाएगी। तो इससे क्या हुआ, अग्र पश्च एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाएगा। तो उसमें कौन कौन मदद किया, जो तुम्हारा, जब हम ये एयर को अंदर ले रहे हैं, तो एक तो डायफ्राम नीचे जा रहा है, ये आपको सपोर्ट किया। और दूसरा, जो रिब्स के ऊपर जो मसल्स हैं, वो रिब्स के ऊपर मसल्स, उनमें भी खिंचाव हुआ, तो वो भी थोड़े दूर दूर हुए, और डायफ्राम भी नीचे हुआ। तो कुल मिला के क्या हुआ, वो फेफड़े के साइज को बढ़ा दिया, और वायु आपके फेफड़े के अंदर प्रवेश कर गई, और वहाँ पर आपने प्रवेश करके लंग्स के अंदर वायु को रखा। तो इस तरह से ये पहले क्रिया है। अब अगले स्लाइड में फिर हम लोग देखते हैं बच्चों क्या होता है। देखो बच्चों, अब इसका उल्टा करो। वाय अंतरापर्शक पेशियों का संकुचन पसलियों और उरोस्थी को ऊपर उठा देता है। अब देखो, ये जो है, ये जो पसलियां हैं, जो पेशियां हैं, पेशियां जो रिब्स के ऊपर में हैं, वो क्या करती हैं, खींचती हैं, जिससे पृष्ठाधार अक्ष में वक्ष गुहा कक्ष का आयतन बढ़ जाता है। अभी मैं वो भी दिखाता हूँ। और वक्ष गुहा के आयतन में किसी प्रकार से भी हुई वृद्धि के कारण फुसफुस के आयतन में भी समान वृद्धि होती है। देख लीजिए, क्योंकि उसी को वो साइज फिर वो पकड़ता है।
यह समान तरह की वृद्धि फुसफुसी दाब को वायुमंडलीय दाब से कम कर देती है, जिससे बाहर की वायु बलपूर्वक फेफड़ों के अंदर आ जाती है, अर्थात अंतःश्वसन की क्रिया होती है। समझिए बच्चों, आप इसमें क्या हो रहा है, मैंने अभी बताया कि ये जो रिब्स हैं आपके, रिब्स चारों ओर है ना, और नीचे में डायफ्राम है, ये क्या करा, रिब्स में खिंचा, रिब्स के ऊपर जो मसल्स हैं, जो पेशियां हैं, उनमें क्या हुआ, संकुचन हुआ, और वो क्या करती हैं कि इसको जो है रिब्स को फैला देंगी, और इससे क्या होगा कि वक्ष गुहा कक्ष का इससे आयतन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इसको जब कोई मसल्स खींचेगा आपके रिब्स को थोड़ा सा, तो वो थोड़ा सा खींच जाएगा, और नीचे से वो डायफ्राम भी खींच रहा है, तो कुल मिला के इधर भी खिंचाया, नीचे भी खिंचाया। वक्ष गुहा के आयतन में किसी भी प्रकार से हुई वृद्धि के कारण, अब जब ये वक्ष गुहा में वृद्धि हो गई तो इससे क्या हुआ, फुसफुस के आयतन में, मतलब फेफड़े के आयतन में भी वृद्धि हो गई, क्योंकि वही उसका साइज है, जितना बड़ा आपका वक्ष गुहा है उतना ही बड़ा उसी में वो फेफड़े हैं, और उसी के अंदर आपके वायु कोशिकाएं हैं, जानिए। तो ये बढ़ा साइज, तो उसमें क्या हो गया, इसका आयतन बढ़ गया। यह समान तरह की वृद्धि फुसफुसी दाब को क्या करेगा, वायुमंडलीय दाब से कम कर देती है। तो बाहर का दाब ज़्यादा हुआ और अंदर का दाब कम हुआ, तो जिससे क्या हुआ, बाहर की वायु आसानी से बलपूर्वक फेफड़ों के अंदर आ जाएगी और अंतःश्वसन की क्रिया हो जाएगी। एकदम आसान से बच्चों इसको समझो। और फिर हम लोग देखते हैं अगले स्लाइड में क्या होता है। अब इसमें देखो डायफ्राम और अंतरापर्शक पेशियों का शिथिलन भी होता है ना, रिलैक्सेशन होगा। डायफ्राम और उरस्थि को उसके सामान्य स्थान पर वापस कर देता है और वृक्षीय आयतन को घटाता है, जिससे फुसफुसी आयतन भी घट जाता है। इसके परिणाम स्वरूप अंतर फुसफुसी दाब वायुमंडलीय दाब से थोड़ा अधिक हो जाता है, जिससे फेफड़ों की हवा बाहर निकल जाती है, अर्थात निःश्वसन हो जाता है। अभी मैं बताता हूँ, समझाता हूँ इसको। हम अपनी अतिरिक्त उदरीय पेशियों की सहायता से अंतःश्वसन और निःश्वसन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। औसतन एक स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट 12 से 16 बार श्वसन करता है। श्वसन गतिविधियों में सम्मिलित वायु के आयतन का आकलन हम लोग स्पाइरोमीटर की सहायता से किया जाता है, जो फुसफुसी कार्यकलापों का नैदानिक मूल्यांकन करने में सहायक होता है। अब अभी आप लोगों ने इंस्पिरेशन वाली क्रिया देखी थी, कैसे हम लोग वायु को अंदर ले रहे थे। अब उल्टा समझिए बच्चों, निःश्वसन में क्या क्रियाएं हो रही हैं, मतलब एक्सप्रेशंस में कौन सी क्रिया हो रही है। अब इसको भी अब हम लोग समझ लेते हैं बच्चों। तो इसमें क्या हो रही है, देखो इसमें हमने बताया था कि डायफ्राम का रोल है, इंटरकोस्टल मसल का रोल है, पहले दोनों ने फैलाया था। अब इसका उल्टा दोनों ही काम करेंगे। मतलब क्या करेंगे, डायफ्राम और उरोस्थि को उनके समान स्थान पर अब वापस आएंगे। तो आप अभी तो फैलाव हो गया था, अब ये जब समान स्थान पर आएंगे तो क्या होगा, वृक्ष का जो हमारा जो ये आयतन है, लंग्स का जो आयतन है वो फिर बढ़ने के बाद घटेगा। तो जब ये घटेगा इसका आयतन, तो क्या होगा, फुसफुसी आयतन भी घट जाएगा, फेफड़े का भी आयतन घट जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप अंतर फुसफुसी दाब वायुमंडलीय दाब से थोड़ा अधिक हो जाता है। यही होता है। फिर जब ये थोड़ा इसका साइज घट जाएगा तो अंदर का दाब हमारा वो बाहर के दाब से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तब जब अंदर का दाब जब बाहर से ज़्यादा हो गया, तब बस वही डिफ्यूजन की प्रक्रिया, विसरण की प्रक्रिया, फेफड़ों की हवा बाहर आसानी से निकल जाएगी, और इसी क्रिया को बच्चों निःश्वसन या एक्सप्रेशन कहते हैं। और फिर देखो बच्चों अभी क्या होता है, और हम अपनी अतिरिक्त उदरीय पेशियों की सहायता से, अब इसमें कौन कौन सी सहायता, इसमें पेशियां हैं जो इंटरकोस्टल मसल जिनको बोलते हैं, इंटरनल भी हैं और एक्सटर्नल भी है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल खींचती है, और जो इंटरनल वाली है वो उसको रिलैक्स करती है। तो दोनों ही मसल्स का यहाँ पर रोल होता है। हम अपनी अतिरिक्त उदरी पेशियों की सहायता से अंतःश्वसन और निःश्वसन की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। आपने अभी देखा है, औसतन हम लोग एक स्वस्थ व्यक्ति 1 मिनट में 12 से 16 बार श्वसन करता है। और इसको हम लोग कैसे पता करते हैं, वो है स्पाइरोमीटर है, एक ये
इंस्ट्रूमेंट है जो कि इसके आकलन का हम लोग आकलन करते हैं आयतन का स्पायरोमीटर की सहायता से। जो हमारे लंग्स के अंदर के कार्यकलाप हैं उसको हम लोग देख सकते हैं कि कितना हमारे लंग्स के अंदर वायु है और कितना हम लेते समय और निकालते समय, तो इसको हम लोग स्पायरोमीटर की सहायता से जान सकते हैं बच्चों। तो इसके बाद फिर हम लोग आगे समझते हैं बच्चों श्वसन संबंधी आयतन और क्षमता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, और हर परीक्षा में ये लगभग क्वेश्चंस इसके अंदर जरूर आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप देखो इसमें क्या है कि हमारे जो फेफड़े के अंदर हैं ये कुछ वॉल्यूम है अलग अलग चीज़ों के, जैसे ज्वारी आयतन जिसको टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, और सामान्य श्वसन क्रिया के समय प्रति श्वास अंतःश्वासित या निश्वासित जो वायु का जो ये आयतन होता है बच्चों, ये लगभग 500 मिलीलीटर होता है। और दूसरा है स्वांत श्वसन संरक्षित आयतन, जिसको इंग्लिश में इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी बोलते हैं, कि यह इसको क्या है कि वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतःश्वासित कर सकता है, यह औसतन 3000 मिलीलीटर होता है। इसको बच्चों समझो, जो टाइडल वॉल्यूम है जिसको ज्वारी आयतन बोलते हैं, ये सामान्य स्थिति में जो श्वसन की क्रिया है इसमें हम लोग जो वायु का आयतन हम लोग ले रहे हैं या निकाल रहे हैं, ये बहुत नॉर्मल कंडीशन में है जो हम लोग ले रहे हैं या निकाल रहे हैं, ये लगभग बच्चों 500 मिलीलीटर होता है। बस ये इसको ही हम लोग टाइडल वॉल्यूम जिसको या टीवी भी बोलते हैं, ज्वारी वॉल्यूम भी बोलते हैं, आयतन है ये। इसके बाद एक और है ये इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये क्या है कि यह अतिरिक्त मात्रा है बच्चों जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतःश्वासित कर सकता है, और ये लगभग 3000 मिलीलीटर होता है। अब जैसे आपको एक कितने वॉल्यूम फेफड़े में, जैसे कि एक बार आप खींच रहे हैं तो आप लगभग अतिरिक्त मात्रा ये है बलपूर्वक आप जब खींचेंगे तो ये 3000 मिलीलीटर आपके फेफड़े के अंदर जाएगा। तो इसको हम लोग अंतःस्वांत श्वसन संरक्षित आयतन बोलते हैं या इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं। तो याद रखना बाबू दोनों चीज़ कि टाइडल वॉल्यूम 500 ml हुआ, और ये जो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है ये 3000 ml हुआ। अब इसके बाद आगे भी है और भी वॉल्यूम है, उसको हम लोग अगले स्लाइड में देखते हैं। तो आपने इंस्पायरेटरी देख लिया, अब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देख लो, इसको उल्टा निश्वसन संरक्षित आयतन जिसको ERV बोलते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसमें क्या है उसका उल्टा कर दो, वायु की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक निश्वासित कर सकता है, निकाल सकता है, यह लगभग 1100 या 1000 मिलीलीटर होती है। इसके बाद अवशिष्ट आयतन है, अवशिष्ट आयतन जिसको रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। रेसिडुअल वॉल्यूम वायु का वह आयतन जो बलपूर्वक निश्वसन के बाद फेफड़ों में शेष रह जाता है। इसका और इसकी मात्रा भी लगभग 1100 से या 1200 ml ही होती है, ये भी जान गए आप। अब ये क्षमता, ये थी हमारी क्या वॉल्यूम थे, है ना। अब इसके बाद क्षमता है, अब हम अपनी क्षमता की बात करेंगे। तो इसमें क्या है अंतः श्वसन क्षमता है एक, जिसको हम लोग इंस्पायरेटरी कैपेसिटी IC बोलते हैं। ये क्या है, सामान्यतः निश्वसन उपरांत वायु की कुल मात्रा आयतन जो एक व्यक्ति अंतःश्वासित कर सकता है, इसमें क्या होता है ज्वारी आयतन तथा अंतःश्वसन सुरक्षित आयतन सम्मिलित हैं। इसको कितना इसकी मात्रा हो जाएगी, तो टीवी प्लस IRV, जो कि टीवी की मात्रा आपको पता था 500 ml था, और IRV आपको 3000 था ml, ये 3500 ml टोटल होता है। इसको बच्चों थोड़ा सा समझो ऐसे। जो अब आपको वायु निकालना है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो वायु की वह अतिरिक्त मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक निश्वासित कर रहा है, जैसे आपने जो अपने कैपेसिटी से जैसे एयर को लिया था, तो अब आप निकालते भी हैं, है ना, तो अपने बलपूर्वक निश्वासित किए। तो ये आप इस क्रिया को जब कर रहे हैं तो इसमें आप एक बार में 1100 मिलीलीटर वायु को आप निकाल पा रहे हैं, ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं निश्वसन संरक्षित आयतन, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ERV। इसके बाद जो और है रेसिडुअल वॉल्यूम, अवशिष्ट आयतन। तो पता ही अवशिष्ट का ही मतलब होता है कि जो रह गया, छूट गया, है ना। तो क्या छूट गया, एयर
हवा रह गया, वायु रह गया। वायु की वह आयतन जो बलपूर्वक आपने निःश्वसन किया था, उसके बाद भी फेफड़े के अंदर रहती है वायु। ऐसा नहीं होता है बच्चों कि आपने जोर से खूब अपना फेफड़े से वायु को निकाला तो फेफड़े के अंदर वायु नहीं रहेगी, ऐसा नहीं होता है। तो भी वायु उसके अंदर फेफड़ों के अंदर रहती है। और वो कितनी वायु रहती है? वो करीब 1100 मिलीलीटर या 1200 के करीब ml ये वॉल्यूम एयर रहती है। आप जोर से एयर को अपने फेफड़े से निकाल दिए उसके बाद भी, याद रखिएगा, अवशिष्ट, इसी को हम लोग अवशिष्ट आयतन, रेसिडुअल वॉल्यूम भी कहते हैं। अब आइए कैपेसिटी की बात करता हूँ। तो अंतःश्वसन जो क्षमता है, अब आपकी क्षमता की बात आई है। अब आपकी कितनी क्षमता है? अब देखिए बहुत सारे पुलिस में जब भर्तियां होती हैं या दौड़ की प्रतियोगिता होती है कहीं, तो वहाँ पर आपसे कहा जाता है कि अपने ज़ोर से श्वास लीजिए, खूब ज़ोर से ना। तो वहाँ पर ये फेफड़े का ये लोग देखते हैं, साइज देखते हैं, तो कितना वायु आप अपने अंदर डाल रहे हैं। तो इसको देखिए हम लोग यहाँ से देखते हैं, अंतःश्वसन क्षमता, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इसमें क्या है? सामान्यतः निःश्वसन उपरांत वायु की कुल मात्रा जो एक व्यक्ति अंतःश्वासित कर सकता है। मान लीजिए एक बार आपने अच्छे से अपना सांसों को, मतलब कि वायु को निकाला, ठीक है, निकाला। अब फिर कुछ देर बाद आप, अब एक व्यक्ति अब एयर को इनहेल कर रहा है ना, इनहेल कर रहा है। तो अब कितना इनहेल करेगा, कितनी क्षमता है उसके अंदर, है ना, कितनी क्षमता है, तो वही अंतःश्वसन क्षमता उसको कहते हैं। तो इसमें क्या चीज़ जुड़ जाएगा? इसमें आपका जो टाइडल वॉल्यूम है, जो कि नॉर्मल आप लेते छोड़ते हैं, टाइडल वॉल्यूम वो आ जाएगा। और अंतःश्वसन जो सुरक्षित आयतन, जो एक बार में आप सांस लेते थे, जितना वायु लेते थे, तो वो दोनों मात्रा इसमें जुड़ जाएगी। तो आपको पता है कि जब टाइडल वॉल्यूम 500 ml है और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपका 3000 है, तो अंतःश्वसन की क्षमता आप 3500 ml के करीब ये पहुंचती है, 3.5 लीटर, है ना। ये आप इतना वायु एक बार में आप अपने अंदर को डाल लेते हैं। लगभग ये इसी को ही इंस्पायरेटरी कैपेसिटी वॉल्यूम बोलते हैं, आईसी बोलते हैं। चलो बच्चों, इसके बाद अब हम लोग देखते हैं क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता क्या है, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी क्या है, जिसको क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता कहते हैं। जैसा नाम ही से पता है, सामान्यतः निःश्वसन उपरांत वायु की वह मात्रा आयतन जो फेफड़ों में शेष रह जाती है, इसमें निःश्वसन सुरक्षित आयतन और अवशिष्ट आयतन सम्मिलित होते हैं। जिसमें क्या होगा, ERV होगा प्लस RV होगा। तो आपको पता है 1100 प्लस 1200 बराबर 2300 ml इस ये होगा। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं में पूछा जाता है बच्चों, वह है जैव क्षमता, जिसको बोलते हैं वाइटल कैपेसिटी। उसको क्या बोलते हैं? वाइटल कैपेसिटी, जैव क्षमता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझो। बलपूर्वक निःश्वसन के बाद वायु की यह अधिकतम मात्रा आयतन जो एक व्यक्ति अंतःश्वासित कर सकता है, इसमें क्या होगा, ERV होगा, TB और IRV सम्मिलित है। अर्थात वायु की यह अधिकतम मात्रा जो एक व्यक्ति बलपूर्वक अंतःश्वसन के बाद निःश्वासित कर सकता है, इसमें क्या होगा, IRV प्लस TB प्लस ERV बराबर, पता है IRV 3000 ml होता है, TB 500 ml होता है, ERV 1100 ml होता है। तो ये टोटल मिला के 4600 ml जैव क्षमता, वाइटल कैपेसिटी आपकी साढ़े चार लीटर के करीब, 4600 ml 4.5 लीटर के करीब आपकी जैव क्षमता होती है। इसको आपने समझा। और फेफड़ों की कुल क्षमता, अब पूछता है कि कितनी टोटल लंग कैपेसिटी कितनी है, फेफड़ों की कुल क्षमता कितनी है। तो ये क्या है, बलपूर्वक निःश्वसन के पश्चात फेफड़ों में समायोजित उपस्थित वायु की कुल मात्रा। तो अब इसमें क्या चीज़ जुड़ जाएगा, इसमें आपका जो जुड़ जाएगा रेसिडुअल वॉल्यूम, जो कि वहाँ जो वायु अवशिष्ट के रूप में रह जा रही थी, उस वॉल्यूम को भी यदि हम जैव क्षमता में जोड़ दें, वाइटल कैपेसिटी में जोड़ दें, तो वो 4600 प्लस 1200 रेसिडुअल वॉल्यूम, तो कुल मिला के 5800 ml या 6 लीटर के करीब फेफड़ों की कुल क्षमता होती है बच्चों, टोटल लंग कैपेसिटी। तो बच्चों आपने इतना समझ लिया। अब इसके बाद हम लोग अगले क्लास में इसके आगे के चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।